कहानियों का स्मगलर। पिछले पार्ट में आपने सुना अर्थ और वैदेही जंगल के रास्ते में फंसे थे जब वैदेही थक कर चूर हो चुकी थी। उसके ऊपर सोने पर सुहागा का काम किया बारिश ने। अर्थ ने वैदेही के साथ पनाह ली एक घने पेड़ के नीचे। अर्थ और वैदेही के बीच हुई कुछ खट्टी मीठी बहस और इस बीच वैदेही ने किए अर्थ से कुछ सवाल। अर्थ ने वैदेही को किया शादी के लिए प्रपोज और अब अर्थ को है वैदेही के जवाब का इंतजार। तो आइए सुनते हैं क्या जवाब दिया वैदेही ने अर्थ को और आगे क्या हुआ इनकी कहानी में। जानते हैं कहानी के इस भाग में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियों के स्मगलर को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार हमें दे दीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अर्थ ने वैदेही को जवाब दिया, प्यार तो शादी के बाद भी हो सकता है वैदेही। अगर तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है तो आई एम टेलिंग यू। वैदेही ने हंसते हुए अर्थ से कहा, आपके सोचने का तरीका एकदम अलग है। तो क्या चाहते हैं आप, मैं क्या जवाब दूं? अर्थ ने वैदेही से कहा, हाँ, ये सवाल मैंने हाँ सुनने के लिए ही किया है मिस परमार। वैदेही आगे कुछ कहती उससे पहले उन्हें सामने से एक कार अपनी तरफ आती हुई नजर आई जिसके हेडलाइट की रोशनी उन दोनों के चेहरे को छू रही थी। अर्थ ने वैदेही के हाथ को मजबूती से थाम लिया। जल्दी ही वो कार और उसके पीछे से एक और कार अर्थ और वैदेही के एकदम नजदीक आकर रुकी। अर्थ ने वैदेही के हाथ को थामते हुए उसे अपने पीछे कर लिया। उस कार से जब अर्थ को अपना नाम पुकारते हुए कोई सुनाई दिया तो अर्थ समझ चुका था कि वो लोग उसके दादू के आदमी हैं। अर्थ अब रिलैक्स हो चुका था। अर्थ के दादू के आदमियों ने अर्थ को अप्रोच किया और दोनों को कार में पहुंचा दिया। अर्थ ने फिलहाल उन्हें वहां से चलने के लिए कहा। अर्थ और वैदेही कार की पिछली सीट पर बैठे थे और वैदेही को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इतना वक्त उसका अर्थ के साथ कब गुजर गया था। वैदेही रिलैक्स होकर आहिस्ता आहिस्ता से अर्थ के कंधे पर ढलक रही थी। अर्थ ने अपनी बाहों का घेरा वैदेही की कमर पर बनाते हुए उसे अपने कंधे के सहारे से संभाल लिया। जल्दी ही अर्थ की कार वहां से दादू के फार्म हाउस पर पहुंच चुकी थी। अर्थ ने वैदेही को संभालते हुए उठाया तो उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर फीवर से तप रहा है। अर्थ ने वैदेही के माथे को छूकर देखा। वैदेही को वाकई में काफी तेज फीवर था। अर्थ वैदेही को संभालते हुए कार से बाहर लेकर आता है और उसी लिए वो घर की तरफ अब बढ़ने लगता है। अर्थ अभी बस हॉल में दाखिल हुआ ही था कि उसे दादू अपना इंतजार करते हुए जागते हुए नजर आए। अर्थ ने दादू से फिक्रमंद होते हुए पूछ लिया, दादू आप सोए नहीं हैं क्या? दादू अपनी छड़ी के सहारे से खड़े होते हुए अर्थ से कहते हैं, अगर मैं बेफिक्र होकर सो गया होता तो तुम दोनों अभी भी जंगल में होते। अर्थ ने दादू से कहा, यह बात तो एकदम सही कही आपने। दादू ने जब अर्थ की बाहों में वैदेही को देखा तो उन्होंने अर्थ से पूछा, क्या हुआ वैदेही को? अर्थ ने दादू को जवाब दिया, दादू उसे तेज फीवर है, बारिश में भीग चुकी है ये। दादू ने अर्थ से फिक्रमंद होते हुए कहा, तू एक काम कर, इसे इसके रूम में लेकर जा, मैं अभी इसके लिए मेडिसिन भेजता हूं। अर्थ ने दादू से कहा, जी दादू आप प्लीज फिलहाल जाकर सो जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अर्थ अपने बात को कहते हुए वहां से वैदेही को लिए सीधा उसकी रूम की तरफ बढ़ चुका था। अर्थ ने वैदेही को बेड पर लेटाया और घर की एक सर्वेंट को बुलाकर वैदेही के कपड़े चेंज करने के लिए कहा। जल्दी ही वैदेही के कपड़े बदल चुके थे। वैदेही हल्के से आंखें खोले अर्थ को इस तरह से अपनी परवाह करते देख रही थी। जल्दी ही उसकी आंखें नींद से बोझल हो चुकी थी और वो गहरी नींद में सो चुकी थी। अर्थ जो वैदेही के बेड के सिरहाने से लगा बैठा था कब सो गया उसे भी अंदाजा नहीं हुआ। सुबह के वक्त वैदेही का हाथ अर्थ के सीने पर था। पहले वैदेही की ही आंख खुली और उसने खुद को अर्थ के साथ लिपट कर सुकून से सोते हुए देखा तो उसने फौरन अर्थ से अलग होने की कोशिश करते हुए उसे जगाते हुए कहा, अर्थ छोड़िए मुझे, आप मेरे बेड पर सोए हैं। वैदेही की आवाज से अर्थ की आंख खुल चुकी थी। अर्थ झटके से वैदेही से अलग हुआ और उसने खड़े होते हुए अपनी नाइटवेयर की शर्ट के बटन्स को लगाते हुए कहा, I'm so sorry, मुझे पता नहीं चला कि कब मैं तुम्हें संभालते संभालते यहाँ सो गया।
बट आई स्वेयर तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की इंटेंशन नहीं थी मेरी। वैदेही बेड से उठी और उसने अर्थ से कहा, मुझे पता है, और ये बात उस शख्स को बोलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिसने इतनी बार मेरी जान बचाई हो। थैंक्स अर्थ। वैदेही बेड से उठकर अर्थ की तरफ बढ़ चुकी थी। अर्थ अपनी जगह जड़ हुआ खड़ा था जब वैदेही ने अर्थ के चेहरे के सामने उचकते हुए उसके गाल को अपने नर्म होठों से छू लिया। वैदेही ने अर्थ से कहा, थैंक्स, थैंक्स मिस्टर देवान। अर्थ ने वैदेही की निगाहों में अपने लिए प्यार देखा। अर्थ के लिए ज्यादा देर वैदेही से नजरें मिलाना मुश्किल था। अर्थ ने अपना गला साफ करते हुए वैदेही से कहा, आई थिंक अब तुम बेटर फील कर रही हो। अब बस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकलते हैं। तुम जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ। अर्थ अपनी बात कहते हुए वहां से तेजी से जा चुका था। इधर वैदेही ने खुद से कहा, अजीब इंसान है, कल रात मुझे जंगल में प्रपोज कर रहे थे शादी के लिए, और अब जब मैंने थैंक्स कहा तो ऐसे भागे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। लगता है मिस्टर देवान को भूलने की बीमारी है। वैदेही जल्दी ही रेडी होकर नीचे आ चुकी थी। कल की थकान वैदेही के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अर्थ दादाजी से परमिशन लेकर वापस जाने के लिए वैदेही के साथ निकल चुका था। उसने आते वक्त कार को खुद ड्राइव करने का फैसला किया क्योंकि वैदेही उसे बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। पूरे रास्ते वैदेही लगभग सोती हुई वापस आई थी। आखिर जब वैदेही का घर आ चुका था तो अर्थ को उसे उठाना ही था। अर्थ ने वैदेही के कंधे को हिलाते हुए कहा, वैदेही, वैदेही उठो, तुम्हारा घर आ चुका है। वैदेही ने नींद भरी गुलाबी आंखें खोली और अर्थ की तरफ देखा, लेकिन वैदेही की उस किस के बाद से उसे अर्थ के बिहेवियर में एक बदलाव नजर आ रहा था। अर्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे वैदेही को वहां छोड़ते वक्त। तो वो जैसे वैदेही के कार से उतरने का और कार को आगे बढ़ाने का बस वेट ही कर रहा था। वैदेही अर्थ के चेहरे को देखते हुए सोच रही थी, इस ट्रिप के दौरान अर्थ के मेरे करीब आने के बाद भी मुझे अर्थ की नजरों में अपने लिए कोई अपनापन महसूस क्यों नहीं हो रहा? और क्या सच में मुझसे वो शादी करना चाहते भी हैं या नहीं, या सिर्फ वो बस इतना ही वैदेही सोच पाई थी। जब उसकी सोच को जवाब देते हुए अर्थ ने कहा, इसका जवाब भी तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। अर्थ की बातों ने वैदेही को हैरत में डाल दिया। वैदेही ने खुद से कहा, लगता है इन्होंने मेरे मन की बातें पढ़ ली हैं। भाग वैदेही इससे पहले अर्थ कुछ और अंदाजे लगाए। इन्हीं विचारों में वैदेही अर्थ की कार से बाहर आई। वैदेही ने हमेशा की तरह अर्थ को अपने साथ अंदर चलने के लिए कहा, लेकिन अर्थ ने उसे इनकार कर दिया क्योंकि थका हुआ तो वो खुद भी था और घर जाकर बस आराम करना चाहता था। कल की रात अर्थ के ऊपर भी काफी भारी गुजरी थी। देवांश इस वक्त अपने रूम में था जब अवनी दौड़ते हुए उसके पास आई। देवांश, वैदेही आ चुकी है। देवांश ने सिर्फ मैं अभी आता हूं कहा, बोलकर अवनी को वहां से जाने का इशारा कर दिया। तो अवनी ने देवांश से कहा, देवांश, क्या आप मुझसे भी नाराज हैं? लेकिन देवांश के मुंह से निकलने वाले चंद शब्दों ने अवनी के दिल के टुकड़े कर दिए थे। नाराजगी के लिए कोई रिश्ता तो होना चाहिए ना अवनी, लेकिन मेरा तो तुमसे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो तुमसे नाराजगी कैसी हो सकती है? अवनी ने मुंह बनाते हुए मन में कहा, मैं भी क्यों इस पत्थर दिल इंसान से एक्सपेक्ट कर रही हूं कि मेरी फीलिंग्स को समझेंगे। इनकी फीलिंग्स तो पहले ही मर चुकी हैं और मरे हुए पौधे में जान डाली नहीं जा सकती। अवनी, अपनी कोशिशें बंद कर दे। अवनी बड़बड़ाते हुए देवांश के रूम से बाहर आ गई। अवनी के बाहर जाने के बाद देवांश, जो तब से फोन पर बात करने का ड्रामा कर रहा था, अब अपने फोन को साइड में रखकर अपने सर को पकड़कर बैठ चुका था। लगभग 10 मिनट में देवांश बाहर हॉल में आया। वैदेही इस वक्त हॉल में अवनी से बातें कर रही थी। देवांश ने अपनी बहन को देखते के साथ उसके लिए अपनी बाहें फैला दी। वैदेही ने देवांश से पूछा, कैसे हो भाई? वैदेही की आवाज में और शक्ल में थकान उसे साफ नजर आ रही थी। मैं ठीक हूं, लेकिन तू ठीक नहीं लग रही। गो एंड टेक सम रेस्ट। मैं निशा को बोलकर वहीं तेरे लिए खाना भिजवा देता हूं। अपने भाई की बात मानकर वैदेही वहां से अपने रूम की तरफ अब बढ़ चुकी थी। रूम में दाखिल होते ही वैदेही ने खुद को अर्थ की यादों से घिरा हुआ पाया। अर्थ ने कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्यार तो वो मुझसे करते ही नहीं। तो मुझ में ऐसा क्या है जो वो मुझसे शादी करना चाहते हैं? क्या मुझे उन्हें हाँ करनी चाहिए? और अगर मैं ना करूं तो किस वजह से? मेरे पास तो कोई ऐसी वजह ही नहीं है कि मैं अर्थ को शादी के लिए मना कर दूं। अर्थ के घर आते ही उसने सबसे पहले
अपने करीबी दोस्त को कॉल किया, यानी कबीर को। हेलो कबीर, इधर से कबीर ने जवाब दिया। हाय, तू वापस आ गया क्या? वो भी इतनी जल्दी? अर्थ ने कबीर से कहा। कबीर, तुझे पता है ना कल क्या करना है? कबीर ने अर्थ को जवाब दिया। ऑफ कोर्स यार, कल देवांश के घर की नीलामी है। उसे ये बात अब तक पता चल चुकी होगी और यही सोच उसकी पूरी रात नींद उड़ा देगी। अर्थ ने जुनून भरी आवाज में कबीर से कहा, कल मुझे वो घर चाहिए किसी भी कीमत पर। उस घर के लिए मैंने कितना इंतजार किया है मैं ही जानता हूं। कबीर ने अर्थ से कहा, तू बस बोल, उसे मुकम्मल करने का काम मेरा है। अर्थ ने कबीर से कहा, आई नो, बस याद रखना वो घर पाना मेरा सबसे बड़ा मकसद है। कबीर ने अर्थ को अश्योर किया, यू जस्ट रिलैक्स और सो जा, कल सब ठीक हो जाएगा। कबीर ने अर्थ से गुड नाइट बोलते हुए फोन रखा। अर्थ खुद भी इस ऑक्शन में जाना चाहता था। वो अपनी नजरों के सामने उस घर को नीलाम होते हुए देखना चाहता था। एक बार फिर से अर्थ ने ड्रिंक्स का सहारा लिया और अपने लिए थोड़ी सुकून भरी नींद ली। जल्दी ही वो नीचे डले हॉल में काउच पर सो चुका था। सुबह होते ही वैदेही जल्दी रेडी होकर अर्थ के घर के लिए निकल चुकी थी। अभी उसने बामुश्किल आधा रास्ता ही तय किया होगा जब उसे रोड के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ नजर आया। वैदेही को ना चाहते हुए भी अपनी कार पर ब्रेक लगाने पड़े। वो घबराते हुए अपनी कार से बाहर आई, क्योंकि यहां से आगे बढ़ने के लिए उसे अपने रास्ते को क्लियर करना जरूरी था। लेकिन जैसे ही वैदेही ने कार से बाहर कदम रखा, तभी आसपास में छिपे कुछ लोगों ने आकर उसे पकड़कर एक वैन में जबरदस्ती पुश कर दिया। कौन है ये लोग जिन्होंने वैदेही को किडनैप किया है? क्या अर्थ इस बार भी बचा पाएगा वैदेही को, या फिर वही है इस सब के पीछे का कारण? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कहानियों का स्मगलर।